एक घर में शादी समारोह चल रहा था और शादी के जो भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं वो सब हो रहे थे सक्षम। और घर परिवार की या मोहल्ले की जो भी औरतें होती हैं, कोई तो डांस कर रहा था, कोई तो सोहन जैसे गीत गा रहा था, कोई तो लोक गीत जैसे गा रहा था। और उसी नृत्य करती हुई महिलाओं के बीच में अचानक एक 13 साल की एक लड़की आ जाती है जो कि बहुत सुंदर होती है। और उसका नृत्य ऐसा लगता था जैसे कोई नृत्यांगना आग इस मतलब धरा पे आके नृत्य कर रही हो। और वो उसकी वाक्पटुता भी अजीब प्रकार की थी, जैसे वो बात करती थी किसी से तो ऐसा लगता था कि इसमें बहुत मेच्योरिटी है, गंभीरता है। और उसका जो नृत्य था हकीकत में, चाहे वो बाराती पक्ष के व्यक्ति हो या जनाती पक्ष के व्यक्ति हो, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, हर एक व्यक्ति देखिए लाजमी है कि सम्मोहित हो रहा था। बहुत मतलब उसके नृत्य को पसंद किया जा रहा था। लेकिन शायद बाराती और जो जनातियों की वहाँ पे भीड़ एकत्रित थी उनको शायद ये नहीं मालूम था कि इसी भीड़ में शायद कुछ डाकू और डकैत भी आए हैं जो कि वेश बदल कर आए हैं। और उसके बाद में उस लड़की के साथ में कुछ ऐसा वाक़या घटने वाला होता है, ऐसे दास्तान उसके साथ में घटित होती है जो शायद उसको ज़िंदगी को एक ऐसे मोड़ पे ले जाके खड़ी कर देती है जहाँ से अपनी इस बाल्यावस्था की उम्र में उसको ऐसी पीड़ाएँ, ऐसी कष्ट, ऐसी दुखद परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और बीहड़ जैसे इलाकों से उसको गुजरना पड़ता है। और 16 साल की उम्र में वो लड़की माँ बन जाती है, जिसको शायद ये भी नहीं मालूम होता कि ये शायद ये परिपक्व उम्र होती है एक माँ बनने की। यानी आज की कहानी मित्रों कुछ इसी प्रकार की है। मित्रों नमस्कार, शास्त्रीय आदाब, राम राम, मैं मुकेश मिश्रा। मित्रों मेरे इस न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आत्मीयता के तौर पर बहुत बहुत प्यार और आपके स्वर्ण भविष्य की कामना। मित्रों आज की जो सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश एक प्रदेश पड़ता है, उसका एक जिला है औरैया। और औरैया के पास में ही पन्ना रोड लगता है। पन्ना रोड के पास में ही जमाली गाँव है। मैं उस गांव की बात कर रहा हूँ और ये वाक़या है मित्रों 15 नवंबर 2002 की घटना है। 3 लड़कियाँ अपने स्कूल से पढ़ने के बाद में, जैसे हर एक स्कूल में छुट्टी होती है और उसके बाद में अपने साइकिलों से अपने घर के लिए वापस आ रही होती है और गांव की दूरी तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर रह जाती है। तभी उन लड़कियों के पास में एक गाड़ी आके, कार आके रुकती है और उस कार के जो शीशे होते हैं वो काले होते हैं और उन लड़कियों को ये भी नहीं पता होता है कि उस गाड़ी के अंदर कितने लोग बैठे होते हैं। और उन लड़कियों के बिल्कुल जस्ट में, उस पड़ोस में वो कार आके रुक जाती है। रुकने के बाद में उन तीनों लड़कियों का अपहरण कर लिया जाता है और अपहरण करने के बाद में वो गाड़ी आगे बढ़ती है और तकरीबन 2 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद में उसमें से जो 2 लड़कियां होती हैं उनको काफ़ी मारा पीटा जाता है। मारने पीटने के बाद में उनको छोड़ दिया जाता है और लेकिन उसमें जो एक लड़की होती है उसको नहीं छोड़ा जाता है। और जब उसको नहीं छोड़ा जाता है उसको अपने साथ में ले जाया जाता है और साथ में जाने के बाद में फिर उस लड़की को जंगलों की तरफ ले जाया जाता है जहाँ पे बीहड़ का इलाका होता है, कटीले पथरीले रास्ता होती है, पहाड़ी इलाका होता है और सारे कटीले पेड़ होते हैं। और इस अपहरण की जानकारी जब पुलिस को मिलती है तो पुलिस की रेड पड़ जाती है। रेड पड़ने के बाद में आगे आगे जो डकैत होते हैं वो भागा करते हैं और पीछे जो पुलिस की टीम है उनका पीछा कर रही होती है। और ये जो क्रियाकलाप है तकरीबन 8 दिन तक ऐसे ही चलता रहता है और वो लड़की भूखी प्यासी डकैतों के साथ में चलने में मजबूर हो जाती है। और जो चल भी नहीं पाती है तो उसको डकैत किसी न किसी तरह से आगे की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो शायद उसको ये नहीं कन्फर्म होता, ये नहीं मालूम होता है कि शायद हमारे साथ में क्या होने वाला है। और इसी बीच जब अपहरण हो जाता है तो उसके लड़की के जो पिता होते हैं विद्याराम यादव, वो नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ जाके अपनी लड़की की जो अपहरण की
रिपोर्ट है वो दर्ज करवाते हैं। लेकिन वहाँ का पुलिस का कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो एक साधारण जवान क्यों ना हो, चाहे संतरी क्यों ना हो, चाहे पुलिस का कोई आला अफसर क्यों ना हो, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। उससे कहते हैं कि आप स्वयं अपनी लड़की को ढूंढो जाके। हालांकि उसने अपनी लड़की को ढूंढने के लिए चाहे विधायक के पास उसको जाना पड़ा हो, चाहे बड़े बड़े साहूकारों के पास में जाना पड़ा हो, या मंत्री विधायक के पास में जाना पड़ा हो, वो सब कहीं बेचारा बारह बारह फिरता रहा और अपना दुखड़ा रोता रहा, रो रो के अपनी दास्तां बयां करता रहा। लेकिन शायद उसकी बात किसी के कानों तक सुनाई नहीं पड़ी और बेबस होकर लाचार होकर वो बैठ जाता है। लेकिन उसी बीच वो लड़की जब जंगल में पहुंचती है तो उस जंगल में जो डकैत उसके साथ में होते हैं, जो उसका अपहरण करते हैं, वो पता चलता है कि इसका नाम चंदन यादव होता है, जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल के करीब होती है और इस लड़की की उम्र उस समय 13 साल के करीब होती है। लेकिन वो जो लड़की होती है उसको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है और मारा जाता है और कहा जाता है कि बिल्कुल शांत होकर जो हम सब लोग कह रहे हैं उसको तुमको मारना है, अगर नहीं मारोगे तो सेम जैसा उन दो लड़कियों के साथ में किया गया था वैसे तुम्हारे ही साथ में किया जाएगा और शायद तुम कुछ भी कर भी नहीं सकते हो। तो ऐसा सब होने के बाद वो लड़की शांत हो जाती है। लेकिन शांत होने के बाद में जो उस गैंग का सरदार होता है चंदन यादव, वो उसके साथ में साथ के साथ ज़बरदस्ती उसके साथ में बलात्कार करता है, उसका रेप करता है। और शायद वो लड़की विरोध करने की अवस्था में नहीं थी, क्योंकि 13 साल की उसकी उम्र थी। उसको ये भी नहीं मालूम था कि शायद हमारे साथ में बलात्कार हो रहा है, क्या हो रहा है, ये समय की विडम्बना थी या कुछ भी कहिए। वो चुपचाप जो भी सब उसके साथ में वाक़या घटित होता है वो चुपचाप उस जुर्म को सहती रहती है। लेकिन ऐसे वाक़या उसके साथ में लगातार 3-4-5 दिन तक चलते रहते हैं। और एक दिन जो चंदन यादव का गैंग होता है, उसके गैंग से मिलने के लिए एक सलीम गुर्जर नाम का एक गिरोह होता है, वो आता है मिलने के लिए। और निर्भय गुर्जर होते हैं, वो भी इससे मिलने के लिए आते हैं। और दरअसल इन दोनों के गैंग में 8 से 10 महिलाएं रहा करती थी। तो इनको देख के ये जो चंदन यादव है ये कहता है उस लड़की से, जिसका नाम रेनू यादव होता है और जो 9th क्लास की पढ़ने वाली होती है और 13 साल उसकी उम्र होती है, उससे कहता है कि इन दोनों लोगों के गैंग में महिलाएं भी हैं, तो इन लोगों को खाना वगैरह बनाना नहीं पड़ता और जब चाहो तब अगर शरीर में थकान भी आती है तो एक महिला जैसे पति के समान तरह अपने आदमी की सेवा करती है, वैसे अगर महिलाओं को अपने गैंग में शामिल कर लिया जाए तो खाना वगैरह भी नहीं बनाना पड़ेगा। और तरह तरह से आदमी को थकान आती है तो उसके शरीर की भी सेफ्टी होती रही, चाहे वो मालिश कराने की बात हो या पैर दबाने की बात हो या शरीर दबाने की बात हो। ऐसी बात वो जब कह रहा है रेणु यादव से, तो रेणु यादव इस पर सहमत हो जाती है। और सहमत होने के बाद में वो चंदन यादव उसे कहता है कि मैं आपको चाहने लगा हूँ और दरअसल आप इतनी मीठी बातें कर रही हैं और चाहने तो मैं आपको पहले दिन से ही लगा था, जब मैं उस शादी समारोह आपको देखने के लिए गया था, जब आप इतना सुंदर नृत्य कर रही थी। और ऐसा सब बातें होने के बाद में इनको कब एक दूसरे से प्यार हो जाता है इन दोनों को नहीं पता चलता है। लेकिन तकरीबन 3 महीने के बाद में ये जो रेणु यादव होती है, ये चंदन यादव जो डकैत होता है उसकी माँ बनने वाली होती है। तो वहाँ पे एक्चुअली जो पुलिस की रेड है काफ़ी पड़ा करती थी भीड़ों में, तो इसके डर की वजह से ये जो रेणु यादव होती है इसको चंदन यादव राजस्थान में भेज देता है ताकि सक्षर उसके बच्चे का जन्म हो सके। और उसकी जो ओरिजिनल पहचान होती है जो उसको छिपा लिया जाता है और दूसरा उसको पहचान दी जाती है और जिस जगह पे वो रहती है वहाँ पे उसकी भी दूसरी पहचान बताई जाती है। जिस वो हॉस्पिटल में दिखाती है डॉक्टर को, वहाँ भी उसको दूसरी पहचान बताई जाती है। और उसके बाद में उसको एक लड़की का जन्म होता है। जन्म होने के बाद में वो पूरा वापस फिर आ जाती है, अपने गैंग में शामिल हो जाती है। लेकिन उस समय उस पर तकरीबन 42 मुकदमे इस पर कायम हो चुके थे, पुलिस के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हो चुके थे।
उसमें चाहे मर्डर का केस हो या लूट का हो या अपहरण का हो या डकैती का हो, लेकिन वो 13 साल की उम्र जो संभवतः इन चीज़ों को नहीं जान पा रही थी कि हमारे साथ में क्या हो रहा है, क्या मैं कर रही हूँ। हालांकि जब वो लड़की को जन्म देती है तब उसकी उम्र तकरीबन 16 साल के करीब हो जाती है। उसकी जो लंबाई होती है वो 5 फुट 6 इंच के करीब उस समय हो चुकी होती है। लेकिन उसी दौरान इनका जो जीवन था बहुत अच्छी तरह से जीवन यापन चल रहा था, अच्छी तरह से इनका जो दाम्पत्य जीवन है वो बीत रहा था। लेकिन इनके गैंग में ही रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है रामवीर सिंह गुर्जर। उसकी गंदी नज़र ये जो रेणु यादव होती है इस पर पड़ जाती है, और पढ़ने के बाद में इसके अंदर एक जो उसके साथ में है शारीरिक संबंध बनाने की लालसा जागृत हो जाती है। और एक दिन ये जो चंदन यादव होता है इसके जो गैंग होता है उसमें तकरीबन 45 रुपये के करीब होते हैं, और जो रामवीर सिंह गुर्जर होता है इसके गैंग में तकरीबन 25 डकैत होते हैं। और इन दोनों में किसी बात को लेके चर्चा चल रही थी, बहस होने लगती है। बहस होने के बाद में अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से वो बीहड़ एकदम गूंज जाता है, और गूंजने के बाद में ये रामवीर सिंह गुर्जर जो होता है उसके जो साथी होते हैं उसको अपने साथियों से कहता है कि चंदन जो यादव है इसके जितने भी साथी हैं कहते हैं छीन लो। और जब हथियार छीन लिए जाते हैं तो उसकी तरफ से एक बार ये पुनः कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को हमारे गैंग में रहना हो वो रह सकता है, और जिसको अपनी जान प्यारी वो भाग सकता है। तो उसमें से बहुत से तो लोग भाग जाते हैं, लेकिन कुछ वफादार लड़के होते हैं वो रुक जाते हैं। उसमें तकरीबन जो वफादार लड़के होते हैं चंदन यादव के वो 3 ही लड़के होते हैं वो रह जाते हैं, लेकिन बाकी जो व्यक्ति होते हैं वो भाग जाते हैं। और भागने के बाद में ये अगली जब सुबह होती है तो सुबह होने के बाद में बीहड़ के पड़ोस में ही एक गाँव पड़ता है, वहाँ से एक लड़का भागता हुआ हाँफता हुआ आता है रेणु यादव के पास में और उसको बताता है। दरअसल वो लड़का जो है वो रेणु यादव को अपनी बहन कहता था, और हर रक्षाबंधन के त्यौहार को उससे जो रक्षा सूत्र होता है वो ही बनवाया करता था। तो एक वो पेपर की प्रतिलिपि लेके आता है, पेपर में जो न्यूज प्रकाशित होती है वो लेके आता है, उसको बताता है कि दीदी जो भाभी साहब थे चंदन यादव उनका तो मर्डर कर दिया गया है। जब वो देखती है ऐसा वाकया ऐसी खबर उस पेपर में तो बेहोश होकर गिर जाती है, बदहवास सी हो जाती है। लेकिन उसके बाद में वो जब होश में आती है तो उस लड़के से कहती है कि ये हमारी जो लड़की है बिटिया है इसको गांव में लेके किसी सुरक्षित स्थान पे छोड़ देना। और उसके बताने के मुताबिक वो लड़का उसकी लड़की को ले जाके अपने गांव में उसको रख लेता है और उसका पालन पोषण करने लगता है। इसी बीच ये जो होता है रामवीर सिंह गुर्जर, इसकी नीयत गंदी होने लगी, पहले से ही गंदी थी, लेकिन उस दिन शाम का वाकया होता है और इस जो लड़की होती है रेणु यादव, इसके जो 3 वफादार जो लड़के होते हैं, पहले से ही जब चंदन यादव जब जीवित था तभी से कहीं भी चंदन यादव जाता था, चाहे डकैती करने के लिए जाए या किसी का अपहरण करने के लिए जाए या किसी का मर्डर हत्या करने के लिए जाए, तो सेफ्टी के तौर पे उन 3 लड़कों को यहीं पे छोड़ जाता था अपने गैंग के साथ में अपनी रेणु की सेफ्टी के लिए उस बीहड़ में। तो उस दिन वो 3 लड़के भी होते हैं और जो रेणु यादव है वो भी गंभीर अवस्था में बीहड़ में बैठी हुई होती है। और पड़ोस में ही जो रामवीर गुर्जर होता है इसका भी गैंग होता है, उस गैंग के सारे साथी होते हैं और वो अपने साथियों से कहता है कि इन 3 लड़कों के हाथ पर बांध दो, और बांधने के बाद में यदि विरोध करते हैं तो इनको मौत के घाट उतार देना और किसी प्रकार का संकोच नहीं करना। ऐसी बात सुनने के बाद में उसके जो गैंग के साथी होते हैं उसके कैद होते हैं, उसमें 3 लड़के के हाथ पर बांध देते हैं। और बांधने के बाद में ये जो रेणु यादव होती है इसके साथ में वो जबरन बलात्कार करने का प्रयास करता है रामवीर सिंह गुर्जर, लेकिन वो किसी न किसी तरह से अपने को बचाती हुई उसकी जो SLR बंदूक होती है उठा लेती है और उस पर फायर करने लगती है। फायर करने के बाद में उसको 2-3 फायर लगते हैं उसके पेट में, जो पेट में लगने के बाद में तुरंत बाहर निकल जाते हैं। और इतने में ये मौका पा के वहाँ से जो भी इसका सामान होता है
वो लेके बीहड़ के निकल ही रही थी कि वहाँ पे जो बीहड़ों से यमुना नदी निकलती है वहाँ पे पहुँचती है। पहुँचने के बाद में ये देखती है कि वहाँ पे एक नाव है, लेकिन वो नाव नहीं होती, दरअसल वो एक मुर्दा लाश होती है, उस पर बैठ जाती है ये। और उसको तैरने के लिए संभवतः लोगल्टी गांव में एक बांस कहा जाता है, वो उसको नहीं मिलता है और वो रात भर उसी लाश के ऊपर तैरती रहती है, घूमती रहती है। लेकिन जब सुबह होती है तो वो देखती है कि वो जहाँ से चली थी अंततः वहीं पे सुबह आगे फिर पहुँच जाती है। और पहुँचने के बाद में वो फिर बीहड़ की तरफ जब वापस चल रही होती है तो देखती है क्या, जो उसके जो तीनों वफादार जो उसके गैंग के लड़के होते हैं उनका मर्डर कर दिया जाता है। और जब उनका मर्डर करने की उसको बात कंफर्म होती है और वो अपने नज़रों से उस चीज़ को देखती है तो फिर वहाँ से भागती है। और भागने के बाद में बीहड़ के पड़ोस में ही एक गाँव होता है, उस गाँव में एक बुजुर्ग व्यक्ति उसको मिलता है, उससे कहती है कि चाचा हमारा जो गाँव जवानीपुर गाँव पड़ता है वहाँ की मैं मूल निवासिनी हूँ और जो हमारे पिताजी हैं वो विद्याराम यादव का नाम है, वहाँ तक हमारी खबर पहुँचा दो कि आपकी जो लड़की है रेणु यादव आपसे मिलना चाहती है और पुनः अपनी गुजरे हुए कल में अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है। वो भीड़ों की ज़िंदगी से तबाह आ चुकी है, उसका जीवन नर्कमय बन चुका है और शायद वो ज़िंदगी ऐसी अब जीना नहीं चाहती है। उस बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा वहाँ पे खबर पहुँचाई जाती है, लेकिन तब तकरीबन 8 दिन तक उसका कोई भी उसकी खबर, कोई भी उसकी लोकेशन लेने के लिए नहीं आता है। और इन 8 दिनों में उस बीहड़ में या बीहड़ के पड़ोस में जो खेत होते हैं उनमें जो चने का साग होता है, जो सरसों का साग होता है, मक्का होता है और मूली होती है, ये सब खा के उस रेणु यादव जो लड़की होती है अपना गुजारा बसारा करती है। और इसके बाद में एक दिन फिर वही बुजुर्ग मिलता है, उस बुजुर्ग से एक चिट्ठी लिख के देती है, फिर वो चिट्ठी उस बुजुर्ग के द्वारा इसके पिता तक पहुंचाई जाती है। और चिट्ठी जब पहुंचती है तो उस समय जो इटावा के तत्कालीन एसएसपी होते हैं चौधरी दलजीत सिंह, वो अपने दलबल के साथ में और जो इनके पिता होते हैं रेणु यादव के विद्याराम यादव और उनकी माँ, ये सब लोग बीहड़ में आते हैं। बीहड़ में आने के बाद में एक नियति स्थान पे बताए के अनुसार उसको अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट करने के बाद में उसको जेल भेज देते हैं और जेल भेजने के बाद में उस पर जो भी मुकदमे चलाए जाते हैं, तो हालांकि वो मुकदमे उस पर चलते रहते हैं। और जब वो जेल में रहती है उसी दौरान उसकी जमानत के लिए एक लड़का होता है, काफ़ी प्रयास करता है और प्रयास करने के बाद में जमानत तो नहीं मिलती है उसको, लेकिन हाँ वो बाहर से एक पेपर लाता है, डॉक्यूमेंट्स लाता है जिसपे रेणु यादव के सिग्नेचर करवाता है, हस्ताक्षर करवाता है। और हस्ताक्षर करवाने के बाद में वो पुनः वापस अपने गाँव लौट जाता है। और लौटने के बाद में समय आता है 2022 का, सॉरी 2012 का। तो 2011 के वाक़या है जब उससे सिग्नेचर करा के वो व्यक्ति अपने गांव जाता है। दरअसल वो जो लड़का सिग्नेचर कराने के लिए आता है वो चंदन यादव का सगा छोटा भाई होता है जिसका नाम रणवीर यादव होता है। और वो सिग्नेचर कराने इसलिए जाता है क्योंकि प्रधानी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं और रेणु यादव जो जेल में थी वो जेल में रहते ही ग्राम प्रधान बन चुकी थी। और 2012 में जब कोर्ट की फाइनल रिपोर्ट लगाई जाती है, सबमिट की जाती है, तो इनके लगे हुए जो भी ये मुकदमे के केसेस होते हैं, चाहे डकैती के हो, चाहे लूट के हो, चाहे अपहरण के हो, चाहे कत्ल के हो, वो निराधार साबित होते हैं। और निराधार साबित होने के बाद भी कोर्ट के द्वारा पुलिस की जो टीम होती है उसको हड़ताल लगाई जाती है। कहा जाता है कि इन फ्यूचर में कभी भी ऐसे केसेस लेके कोर्ट में मत आना, क्योंकि आप लोगों ने कोर्ट का काफ़ी टाइम भी आप लोगों ने वेस्ट किया है। और छूटने के बाद में जो रणवीर यादव होते हैं उनके साथ में इनकी शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद में सेक्सुअल एक दाम्पत्य जीवन रह के साधारण परिवार की तरह अपना जीवन बिताने लगती है। और उसके बाद में बीहड़ में फिर से रेड पड़ती है पुलिस की, जिसमें जो रामवीर सिंह गुज्जर नाम का जो डकैत होता है वो रेणु यादव की गोली से बच जाता है, जो कि बाद में पुलिस उसको अरेस्ट करती है और उस पर मुकदमा लिखाया जाता है। और उस पर कोर्ट केस के अनुसार ताउम्र
जेल में रहने की उसको आजीवन कारावास की सज़ा मिलती है और उसको वो जेल में डाल दिया जाता है और वो अपनी सज़ा काट रहा है। और 2012 में जब मुलायम सिंह की ये अखिलेश सिंह की गवर्नमेंट आती है उत्तर प्रदेश में सपा की, तो लखनऊ से एक पत्रकार होते हैं, उनका फ़ोन आता है रेणु यादव के पास में। वो कहते हैं कि आप अखिलेश भैया से नहीं मिलना चाहेंगे, और ऐसी बात सुनने के बाद में रेणु यादव और उनके पति जो रणवीर यादव होते हैं लखनऊ जाते हैं, अखिलेश जी से मिलते हैं। और अखिलेश जी से मिलने के बाद में उनको 2 सुरक्षा गार्ड जो होते हैं उनको मुहैया कराए जाते हैं, जितनी संभव मदद हो सकती है वो अखिलेश यादव के द्वारा इनकी मदद की जाती है। और उसके बाद में फिर चुनाव का कार्यक्रम आता है, तो जो डिम्पल यादव होती है उनकी पत्नी, उनके साथ में रेणु यादव तकरीबन 1.5 महीने तक चुनाव प्रचार का काम करती हैं बीहड़ों में। और उसके बाद में दरअसल जो उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट होती भाजपा की आ जाती है, जिसके मुख्यमंत्री तत्कालीन योगी आदित्यनाथ जी बनते हैं। लेकिन इनके मन में जो एक कल्पना थी और जो इनको सपा गवर्नमेंट एक बड़ी जिम्मेदारी देना चाहती थी, वो शायद उनको नहीं मिल सकी। और फिलहाल अभी तो अपना ये इनके तकरीबन 3 बच्चे और हो जाते हैं और अपने जमालीपुर गांव में अपने दाम्पत्य जीवन को, अपने गृहस्थ जीवन को बहुत खुशहाली के साथ में जी रही है और उनका जीवन सफल गुजर रहा है। मित्रों, इस एपिसोड, इस घटनाक्रम, इस वाक़या को आप सभी लोगों को सुनाने का इरादा कतई नहीं है मेरा कि आपको कष्ट पहुँचे, आपको ठेस पहुँचे और आपको दुख हो। इस घटना, इस वाक़या और इस कहानी को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि आप सब लोग सजग रहें, होशियार रहें, दूरदर्शी बने, परिपक्व बने, चाहे मेंटली तौर पे हो चाहे शारीरिक तौर पे। और मित्रों, लास्ट में आशा करते हैं जितने बिंदु, जितने पॉइंट और जितने हम तथ्य संकलित कर सकते थे वो हमने किताबों और नेट्स पेपर के जरिए से एकत्रित करके आपको कहानी सुनाई। आशा करते हैं अच्छी लगी होगी। मित्रों, आप लोग कमेंट करके बताना। और इन्हीं सभी बातों के साथ में आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और आप स्वर्णिम भविष्य की कामना। मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इससे ज़्यादा कहीं यूनिक और अच्छा दिखाने का प्रयास करिए। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। आप स्वर्णिम भविष्य की कामना। जय हिंद, जय भारत।